हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण जांगेर। और आज के इस वीडियो में बेटा हम जो पुराने जमाने में बिजनेस किया जाता था ना, उसकी हिस्ट्री के बारे में देखेंगे कि आखिरकार पुराने जमाने में कैसे ट्रेड किया जाता था। पुराने जमाने में जो बिजनेसमैन हुआ करते थे वो किस तरह के गुड्स का ज्यादातर प्रोडक्शन किया करते थे और बाद में उनको बेचा करते थे। पुराने जमाने में जो लोग थे वो ट्रांजेक्शन के लिए किसका इस्तेमाल करते थे, पैसे का या फिर और किसी दूसरी चीज का। तो कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम जानेंगे बेटा। तो चलिए बेटा, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। बिजनेस से रिलेटेड जितने भी हिस्ट्री है उसको हमने यहाँ पर 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें फर्स्ट है इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम। मतलब पुराने जमाने में बिजनेस करने के लिए जो बैंकों का इस्तेमाल होता था वो किस तरह के बैंक हुआ करते थे। क्या एक्चुअल में आज जो हम बैंक देखते हैं क्या उसी तरह के बैंक पुराने जमाने में हुआ करते थे। इसी के साथ में सेकंड पॉइंट देखेंगे राइज ऑफ इंटरमीडियरीज। मतलब जो भी गुड्स को ट्रांजेक्शन करने के लिए जो भी इंटरमीडिएट्स हुआ करते थे उनका रोल क्या हुआ करता था। इसी तरह से जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी थी वो पुराने जमाने में किस तरह की थी। साथ ही में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो ट्रेडिंग कम्युनिटीज थी, मतलब जो सेल्स और जो परचेज करने वाली कम्युनिटी थी, चीजों को बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग करने वाली जो कम्युनिटी थी वो किस तरह की थी, वो कैसे काम किया करते थे। इसी के साथ में हम जो मर्चेंट कॉर्पोरेशन है, मतलब जैसे आज हम बड़ी बड़ी कंपनी फैक्ट्रीज वगैरह देखते हैं, तो इनसे रिलेटेड कुछ चीजें पहले भी हुआ करती थी क्या। मेजर ट्रेड सेंटर्स, मतलब ज्यादातर जो बिजनेस था वो किस रूट से जाया करता था, किन जगहों पर ज्यादा बिजनेस किया जाता था। ऐसे पोजीशन ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड इकोनॉमी। इसी के साथ हम ये भी जानेंगे कि वास्तव में इंडिया का रोल क्या था, इंडिया की पोजीशन पहले पुराने जमाने में वर्ल्ड इकोनॉमी के कंसर्न में किस तरह की थी। क्या वास्तव में जो इंडिया था वो बिजनेस के मामले में अव्वल था या नहीं। इसी के साथ में हम ये देखेंगे री इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। मतलब इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, वो कब हुआ था और कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया गया था। तो चलिए बेटा, आज के इस वीडियो में हम इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे। इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम में हम ये जानेंगे कि पुराने जमाने में जो लोग हुआ करते थे वो अपने पैसे का इस्तेमाल कैसे किया करते थे। चीजों को खरीदने के लिए वो पैसा का इस्तेमाल करते थे या किसी अन्य चीजों का। इसी के साथ में हम ये भी देखेंगे कि जो पुराने जमाने में लोन देने वाले थे वो बैंक थे या सेठ साहूकार थे। तो चलिए बेटा, हम शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है बार्टर सिस्टम वाज पॉपुलर अमंग द पीपल फॉर द मीडियम ऑफ एक्सचेंज मीन्स बाइंग एंड सेलिंग। तो देखो बेटा, पुराने जमाने में जो लोग खरीद फरोख्त किया करते थे ना, तो उस समय में बेटा पैसे तो हुआ नहीं करते थे, तो वो लोग बार्टर सिस्टम का प्रयोग किया करते थे। अब ये बार्टर सिस्टम क्या होता है बेटा। बार्टर इज अ सिस्टम ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स फॉर द अदर गुड्स विदाउट मनी। तो यदि किसी भी व्यक्ति को किसी चीज की जरूरत पड़ा करती थी तो वो बिना पैसों का इस्तेमाल किए एक गुड्स का एक्सचेंज करके दूसरा गुड्स लिया करता था। तो मान लीजिए जैसे किसी को व्हीट की जरूरत है, मतलब गेहूं की जरूरत है, तो वो क्या करेगा, अपने पास में जितने भी राइस है, जितने भी चावल है, वो दूसरे के पास ले जाएगा और दूसरे के पास यदि गेहूं है तो वो उसे गेहूं दे देगा और वो दूसरे व्यक्ति को चावल दे देगा। तो इस तरह का जो एक्सचेंज हुआ करता था उसको पुराने जमाने में बार्टर सिस्टम कहा करते थे। उसके बाद में क्या हुआ कि लेटर ऑन मेटल कॉइन्स जो कि सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज और कॉपर से बने हुआ करते थे, वर मेड फॉर एक्सचेंजिंग द गुड्स। फिर आगे जाकर क्या हुआ कि जो बार्टर सिस्टम है वो खत्म हो गया। उसके बाद में जो लोग हैं वो मेटल के कॉइन्स बनाने लग गए जो कि सिल्वर, गोल्ड या ब्रॉन्ज के हुआ करते थे। तो इस तरह से बेटा, जब भी उनको गुड्स की जरूरत पड़ा करती थी ना, तो या किसी भी तरह का गुड्स वो खरीदा करते थे तो उसके बदले में वो मेटल कॉइन्स दे दिया करते थे। और ये जो मेटल कॉइन्स थे ना बेटा, वो काफी ड्यूरेबल थे। मतलब जो मेटल कॉइन्स थे वो काफी लंबे समय तक चला करते थे, उनमें किसी तरह की जंग नहीं लगा करती थी। तो बेटा ये जो बार्टर सिस्टम था ना, उससे बेटर ऑप्शन उनको मिल गया था। ठीक इसी तरह से यदि हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो उसमें क्या होता था बेटा, पहले यदि किसी को भी गुड्स परचेज करना होता था और उसके पास पैसे नहीं हुआ करते थे तो फिर वो हुंडी या फिर चिट्ठी का इस्तेमाल किया करता था। अब ये हुंडी और चिट्ठी क्या होती है, तो बेटा हुंडी और चिट्ठी व डॉक्यूमेंट्स, आजकल जो हम देखते हैं ना चेक वगैरह, उसकी तरह की डॉक्यूमेंट्स हुआ करते थे विच मेड पॉसिबल एक्सचेंजिंग द गुड्स ऑन क्रेडिट, जिसके के थ्रू आप कोई भी प्रोडक्ट अगर आप खरीदना चाहते हैं उधार में तो वो पॉसिबल हुआ करता था। अब देखो, इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में जो हुंडी है वो क्या हुआ करती थी। मान लीजिए जो दाताराम है उसको कुछ गुड्स खरीदना था 10,000 रुपए का। अब उसके पास में कैश तो है नहीं, तो वो क्रेडिट पर खरीदना चाहता है। किससे? मंगाराम से। तो देखो बेटा, जो नाम है ना वो भी मैंने पुरानी स्टाइल वाले ही चुने हैं
क्योंकि हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री के बारे में, तो पुराने नाम ही यहाँ पे सूटेबल रहेंगे। तो बेटा यहाँ पर खरीदने वाला है दाताराम और बेचने वाला कौन है? मंगाराम। अब उसके पास में क्या है? कैश तो है नहीं, और वो 10,000 रुपए का गुड्स खरीदना चाहता है, तो वो क्या करेगा? हुंडी का इस्तेमाल करेगा। तो अब क्या करता है बेटा, जो दाताराम है, राइट्स ऑन एन अनकंडीशनल एंड नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट। तो बेटा जो हुंडी थी ना, वो एक तरह से डॉक्यूमेंट हुआ करती थी, वो अनकंडीशनल हुआ करती थी और नेगोशिएबल। तो बेटा इसको बाद में समझेंगे, पहले इसको देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट पुटिंग हिज साइन, जिस पर कि उसके साइन हुआ करते थे। किसके साइन? दाताराम के साइन। और वो प्रॉमिस किया करता था कि भाई मैं आपको 10,000 रुपए दे दूंगा। किसको? मंगाराम को, या फिर किसी थर्ड पर्सन को 50 दिन के बाद में। तो इस तरह का जो डॉक्यूमेंट है वो लिखकर मंगाराम को दे देता है। तो वो डॉक्यूमेंट किसको दे दिया? मंगाराम को। अब मंगाराम क्या करेगा? 50 दिन के बाद में वो डॉक्यूमेंट दाताराम के पास लेके जाएगा और उसको वो दिखा देगा। तो उसके बाद में जैसे वो डॉक्यूमेंट दाताराम देखेगा ना, तो उसको देखने के बाद में वो उसको 10,000 रुपए दे देगा। अब बात करते हैं बेटा कि जो ये डॉक्यूमेंट है वो अनकंडीशनल होता है। जब भी दाताराम ने 50 डेज का प्रॉमिस किया था, तो उसे वो पैसा 50 डेज के बाद में ही देना होगा। मतलब वहां पर कोई कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकता है दाताराम अपनी, जैसे वो कह दे कि भाई मेरे को बैंक से पैसा मिलेगा तभी दूंगा, या कोई थर्ड पर्सन मेरे को पैसा देगा तो मैं आपको मतलब मंगाराम को दे दूंगा। ऐसा कुछ भी कंडीशन वहां पर अप्लाई नहीं होता है। आपने यदि 50 डेज का नाम लिया है ना, तो दाताराम को वो पैसा मंगाराम को 50 डेज के बाद में ही देना होगा। अगर हम बात करें नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट, तो नेगोशिएबल का मतलब होता है कि भाई जरूरी नहीं है कि 50 डेज के बाद में जो मंगाराम है वो अपना पेमेंट लेने खुद ही जाए। वो किसी थर्ड पर्सन को भी बेटा अपनी हुंडी दे देगा, और वो हुंडी थर्ड पर्सन ले जाकर दाताराम के पास देगा, और दाताराम उस थर्ड पर्सन को पेमेंट कर देगा। तो इस तरह से बेटा ये हुंडी का प्रयोग गुड्स को उधार में खरीदने के लिए ज्यादा प्रचलित हुआ करती थी पुराने जमाने में। अगर हम बात करें 6 पॉइंट की, तो पीपल डिपॉजिटेड प्रेशियस मेटल्स विद सेट्स who charges some fee for making them safe। और पुराने जमाने में क्या होता था बेटा, जो लोग थे ना, वो अपने जो प्रेशियस मेटल हुआ करते थे, सोने या चांदी के जो सिक्के थे, वो सेठ साहूकार लोग हुआ करते थे, उनके पास जमा करा दिए करते थे। और जमा करने के बाद में जितने दिन तक वो जमा रहता था, तो उसको सेफ रखने के लिए तो वो कुछ फीस वगैरह ले लिया करते थे। 7th पॉइंट की बात करें तो पीपल रेज्ड क्रॉप्स 2 और 3 टाइम्स इन अ ईयर। तो पुराने जमाने में जो लोग थे, अपना पैसा कमाने के लिए एक साल में 2 या 3 बार फसलें कर लिया करते थे, क्योंकि बेटा उस दौरान जो मौसम था बड़ा ही फेवरेबल था उनके लिए। अगर हम बात करें 8th पॉइंट की, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दे मेड फैब्रिक्स, मतलब धागे वगैरह बनाने का काम किया करते थे। क्ले पॉट्स, मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे। इसी तरह से कॉपर के जो यूटेंसिल्स हुआ करते थे वो भी बनाया करते थे। साथ ही साथ में हाथ से बनी हुई जो चीजें थी उनको ज्यादा बनाया करते थे। स्कल्पचर्स यानी यहाँ तक कि हम बात करें मूर्तियों की, तो पुराने जमाने में जो लोग थे ना, वो ज्यादातर मूर्तियां बनाया करते थे। और फिर बेटा धीरे धीरे क्या हुआ कि दे स्टार्टेड टू मेक सेविंग्स फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट। और उन्होंने बाद में जाकर धीरे धीरे सेविंग की आदत डाली, और उस सेविंग का प्रयोग बेटा वो आगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए या किसी चीज को खरीद कर उसको दोबारा बेचने में किया करते थे। यदि हम बात करें 10th पॉइंट की, तो बेटा जो वर्कर्स थे ना, वो यूजुअली वर्कड इन कारखाना, जिसको कि आज हम क्या बोलते हैं, वर्कशॉप वगैरह बोलते हैं। तो जो पुराने जमाने में लोग थे वो कारखाना में काम किया करते थे, एंड कन्वर्टेड रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स। और जो भी कच्चा माल हुआ करता था वो कारखाना में काम करके उनको फिनिश गुड्स में चेंज किया करते थे, ताकि आगे जाकर जो कस्टमर्स थे, जो लोग थे, उनको खा सके, उनको कंज्यूम कर सके। अगर हम 11th पॉइंट की बात करें, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन। और जो भी जो कारीगर हुआ करते थे, मूर्तिकार हुआ करते थे, और नाव बनाने की जो कला जाना करते थे, तो उनका जो भी नॉलेज था, जो भी उनकी स्किल्स थी, जो भी उनका एक्सपीरियंस था, वो बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। और ये जो इस तरह की कला, इस तरह का नॉलेज था, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हुआ करता था। तो बेटा उम्मीद है आपको जो इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम था पुराने जमाने में, वो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जो हमारा हिस्ट्री वाला पोर्शन चल रहा था ना, बिजनेस स्टडी का 11th क्लास कॉमर्स के लिए, उसमें हमने एक पॉइंट पढ़ा था, आपको पता हो तो, और उस पॉइंट का नाम था इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम। उसमें एक पॉइंट आया था हुंडी। तो ये जो हुंडी है, हुंडी की मीनिंग और उसके जो सभी 6 टाइप्स हैं, वो डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में हम पूरी डिटेल से हुंडी के इतिहास के बारे में जानेंगे, हुंडी क्या होती है, हुंडी कितने प्रकार की होती है, तो सारी डिटेल हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। यदि हम हुंडी की बात करें, तो हुंडी वॉज ए डॉक्यूमेंट लाइक ए चेक
which made possible exchanging the goods on credit। तो बेटा पुराने जमाने में क्या होता था, यदि किसी भी व्यक्ति के पास में पैसा नहीं हुआ करता था और वो चाहता था कि भाई अभी तो मेरे पास पैसे हैं नहीं और मैं जो गुड्स वगैरह है, जो भी सामान है, मैं उधार खरीदना चाहता हूँ, तो वो जब उधार खरीदने की कोशिश करता था तो बेटा वो क्या करता था, हुंडी दिया करता था बनिए को। और जो ये हुंडी है आज के जमाने में हम देखते हैं ना चेक वगैरह, तो सेम उसी तरह का एक डॉक्यूमेंट था जिसके के थ्रू आप कोई भी गुड्स उधार में खरीद सकते हैं। और उस हुंडी में बेटा रीजनल लैंग्वेज, स्पेशली जो रीजनल लैंग्वेज थी ना, वहाँ की स्थानीय भाषा, वही लिखी हुआ करती थी। अब हुंडी को और बेहतर तरीके से समझने के लिए यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल लिखा है, तो उसको आप ध्यान से देखिएगा, आपको हुंडी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। सपोज करिए कि दाताराम एक बायर है और वो जो है 10,000 रुपए का गुड्स उधार में खरीदना चाहता है। किससे? मंगाराम से खरीदना चाहता है। अब उसके पास कैश पैसा तो है नहीं, तो वो क्या करेगा बेटा, मतलब जो दाताराम है ना, वो क्या करेगा, राइट्स ऑन एन अनकंडीशनल एंड नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट। तो बेटा जो यहाँ पे हुंडी है ना, उसको अनकंडीशनल और नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट कहा गया है, क्योंकि हुंडी में जितना भी अमाउंट लिखा हुआ है आपको विद इन द पीरियड ऑफ टाइम पे करना ही होगा। आप ये कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते कि भाई मेरे को किसी बैंक से पैसा मिलने पर या बैंक में पैसा आने पर या किसी थर्ड पर्सन से पैसा रिसीव करने पर ही आपको जो इस हुंडी में लिखी हुई अमाउंट है वो दूंगा। तो ऐसी कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती थी, इसीलिए हुंडी को अनकंडीशनल डॉक्यूमेंट कहा गया है। इसी के साथ में नेगोशिएबल भी हुआ करता था। तो नेगोशिएबल का मतलब यहाँ पे ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट से है। अब वो कैसे? मान लीजिए दाताराम ने 50 डेज के लिए 10,000 रुपए का जो माल है उधार खरीदा और उसने मंगाराम को या थर्ड पर्सन के बारे में कह दिया कि भाई आप 50 दिन के बाद में मेरे पास आ जाना हुंडी लेकर और मैं आपको 10,000 रुपए दे दूंगा। तब ऐसी सिचुएशन में नेगोशिएबल का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, अगर मान लीजिए 50 दिन बाद में मंगाराम अपना पेमेंट लेने के लिए हुंडी को अपने साथ दाताराम के पास ले जाता है, तो दाताराम क्या करेगा, उसको हुंडी में जितनी भी अमाउंट लिखी हुई है ना वो पे कर देगा मंगाराम को। अब मान लीजिए मंगाराम के पास में टाइम है नहीं, तो मंगाराम किसी थर्ड पर्सन को भेजता है, किसके पास? दाताराम के पास। तो जो थर्ड पर्सन है वो दाताराम के पास जाएगा, उसको हुंडी दिखाएगा और हुंडी देखने के बाद में दाताराम उस थर्ड पर्सन को पैसा दे देगा और वो थर्ड पर्सन जाकर मंगाराम को पैसा वापस दे देगा। तो इसीलिए जो हुंडी है उसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट भी कहा गया है। तो उम्मीद है बेटा अब आपको समझ में आ गया होगा कि हुंडी क्या होती है। हुंडी एक्चुअल में बेटा एक चेक की तरह ही डॉक्यूमेंट हुआ करती थी पुराने जमाने में, लेकिन अब जो नेगोशिएबल एक्ट है ना 1881 के अकॉर्डिंग जो हुंडी है उसको इलीगल डॉक्यूमेंट माना गया है, क्योंकि हुंडी से रिलेटेड कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे देश में नहीं बने हुए हैं। इसलिए बेटा हुंडी धीरे धीरे मार्केट से गायब हो गई और हुंडी की जगह आज चेक ने ले ली है। तो बेटा यदि हम बात करें हुंडी के टाइप्स के बारे में, तो बेटा हुंडी जो है मेनली 2 टाइप की होती है और इनको 2 बेसिस पर बांटा गया है। एक तो टाइम पीरियड के बेसिस पे और एक होता है बेटा पेमेंट के बेसिस पे। तो टाइम पीरियड के बेसिस पर हुंडी 2 टाइप की होती है, एक तो दर्शनीय हुंडी और एक मुद्दती हुंडी। इसी तरह से यदि हम पेमेंट के बेसिस पर हुंडी के टाइप्स देखें तो बेटा वो है 6। उसमें फर्स्ट है धनीजोग हुंडी, सहजोग हुंडी, नामजोग हुंडी, फरमानजोग हुंडी, जवाबी हुंडी और जोखमी हुंडी। अब हम इन सभी टाइप्स के बारे में डिटेल से देखेंगे। यदि हम पीरियड ऑफ टाइम के बेसिस पर हुंडी को डिवाइड करें तो वो 2 टाइप की होती है, एक होती है दर्शनी और एक होती है बेटा मुद्दती हुंडी। तो सबसे पहले देखते हैं कि दर्शनी हुंडी होती क्या है। द हुंडी ऑफ विच पेमेंट इज मेड whenever it is presented in front of the bearer is called दर्शनी हुंडी। तो बेटा ऐसी हुंडी जिसका की पेमेंट तब ही कर दिया जाएगा जबकि जो सेलर है उस हुंडी को उस बायर के सामने प्रेजेंट करेगा। मतलब जैसे ही सेलर ने वो हुंडी बायर को दिखाई तो बायर को उसी टाइम पर उसका पेमेंट करना होगा। तो ऐसी हुंडी को हम बोलते हैं दर्शनी हुंडी। यदि हम बात करें मुद्दती हुंडी की, तो द हुंडी ऑफ विच पेमेंट इज मेड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम मेंशन ऑन द हुंडी। तो बेटा ऐसी हुंडी जिसका की पेमेंट उस डेट को करना बहुत जरूरी होता है जो कि डेट उस हुंडी पर लिखी हुई है। तो ऐसी हुंडी को हम मुद्दती हुंडी कहते हैं। तो देखो दर्शनी और मुद्दती जो हुंडी है ना उसमें हम 2 डिफरेंस कर सकते हैं। पहला तो ये कि जो दर्शनी हुंडी है उसका पेमेंट फिक्स टाइम पर करना जरूरी नहीं है,
दर्शनी हुंडी को जैसे ही बायर को दिखाया जाएगा तो बायर उसका पेमेंट जरूर करेगा, लेकिन मुद्दती हुंडी का पेमेंट जो होता है वो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद में किया जाता है और वो जो टाइम है उस हुंडी पर स्पष्ट लिखा हुआ होता है। दूसरा फर्क ये है कि जो दर्शनी हुंडी है ना, उस पर कोई टिकट वगैरह पेस्ट नहीं किया जाता, लेकिन मुद्दती हुंडी पर टिकट जरूर पेस्ट किया जाता है। मतलब दर्शनी हुंडी पर कोई टिकट लगा हुआ नहीं रहता, जबकि मुद्दती जो हुंडी है उस पर टिकट लगा हुआ होता है, क्योंकि इस पर एक टाइम फिक्स किया जाता है पेमेंट के लिए। यदि हम ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट के हिसाब से हुंडी के टाइप्स को देखें तो मैंने आपको बताया था 6 टाइप होते हैं। बेटा 6 की 6 हुंडियों के बारे में समझने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। तो बेटा मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो दर्शनी हुंडी और मुद्दती हुंडी के बारे में तो हमने देख लिया। दर्शनी का क्या होता है, दिखाने मात्र से ही पेमेंट हो जाता है, लेकिन मुद्दती हुंडी का पेमेंट कब किया जाता है, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद में। तो बेटा जो दर्शनी हुंडी है ना वो 6 टाइप की हो सकती है। मतलब इन 6 टाइप्स को हम दर्शनी हुंडी भी कह सकते हैं। कैसे? जैसे धनी जोग दर्शनी हुंडी, सा जोग दर्शनी हुंडी, नाम जोग दर्शनी हुंडी, और ठीक इसी तरह से इनको इसके साथ जोड़ा जा सकता है। ऐसे ही हम बेटा मुद्दती हुंडी के भी जो है ना 6 टाइप होते हैं। मतलब मुद्दती हुंडी को भी हम कह सकते हैं धनी जोग मुद्दती हुंडी, सा जोग मुद्दती हुंडी, नाम जोग मुद्दती हुंडी। तब फर्क क्या है? यदि मान लीजिए जो 6 टाइप है ना ये हुंडी के पेमेंट के बेसिस पर, इनका पेमेंट यदि दिखाने मात्र से ही हो जाता है, हुंडी को आप प्रेजेंट करो और पेमेंट हो जाता है, तो ये सभी के सभी 6 टाइप्स जो है ना वो दर्शनी हुंडी कहलाएंगी। यदि इन 6 के 6 टाइप्स का पेमेंट एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद में किया जाता है तो फिर ये 6 के जो 6 टाइप्स है ना ये मुद्दती हुंडी कहलाएंगी। तो इस चीज को लेकर आप कंफ्यूजन मत होना। तो चलिए बेटा अब हम शुरू करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट के हिसाब से जो फर्स्ट हमारे पास में हुंडी आती है वो है धनी जोग हुंडी। जैसा कि बेटा इसका नाम से पता चल रहा है ना, धनी। अपन लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं ना कि इसका धनी, तो भाई कोई नहीं है। इस भैंस का धनी कौन है, इस गाय का धनी कौन है, मतलब मालिक कौन है ना। तो ये जो धनी जोग हुंडी होती है ना, इसमें क्या होता है कि द हुंडी ऑन विच पेमेंट इज मेड टू द कैरियर ऑफ द हुंडी। तो इस तरह की हुंडी में क्या होता है कि हुंडी जिसके पास भी होगी ना उसी को उस हुंडी में लिखी हुई अमाउंट पे कर दी जाती है, और इसीलिए इसको धनी जोग हुंडी कहा जाता है। सपोज करिए ए ने बी से उधार में माल खरीदा। ए ने क्या किया, हुंडी लिख दी कि भाई 5,000 रुपए का, मान लीजिए कि 5,000 रुपए का उसने पेमेंट करना है, लेकिन अभी वो उधार में ले रहा है। अब इस पेमेंट के लिए उसने क्या किया, कैश तो दे नहीं सकता क्योंकि उसके पास कैश है नहीं, तो अब वो क्या करेगा, हुंडी लिखेगा। ये हुंडी बी को दे दी जाएगी। अब मान लीजिए 2 महीने के बाद में पेमेंट करना है, तो अब बी के पास में 2 चॉइसेस हैं। यदि चॉइस नंबर फर्स्ट की बात करें तो भाई बी के पास में ये भी चॉइस है कि वो खुद जाकर ए के पास वो हुंडी उसको दिखाए और पेमेंट ले ले 5,000 रुपए का। अगर उसके पास में टाइम नहीं है तो भाई वो बी क्या करेगा, सी को बोलेगा कि भाई तू ऐसा कर, ए के पास जाके और वो जो मेरा पेमेंट है वो लेकर आ जाना। तो बी क्या करेगा, हुंडी सी को देगा, सी जो हुंडी है वो ए को प्रेजेंट कर देगा, ए उसमें लिखा हुआ पेमेंट दे देगा, और जो ए है वो लिखा हुआ पेमेंट सी को दे देगा। और उसने सी को क्यों दिया जबकि लिखा तो बी के लिए था ना? क्यों? क्योंकि बेटा जो सी है उसके पास में एक्चुअल में वो हुंडी थी। इसी तरह से ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट के हिसाब से हम सेकंड टाइप देखें हुंडी का, तो वो है शाहजोग हुंडी। द हुंडी ऑन विच पेमेंट इज मेड टू ओनली रेस्पेक्टेबल पर्सन। तो बेटा पुराने जमाने में क्या हुआ करता था, जो सेठ साहूकार लोग हुआ करते थे, जो बड़े ऊंचे घराने के लोग हुआ करते थे, यदि उनसे उधार पैसा लेना होता था तो ये जो सेठ साहूकार लोग थे ना, रेस्पेक्टेबल पर्सन, बहुत बड़ी इज्जत हुआ करती थी गांव में। तो ऐसे रेस्पेक्टेड जो पर्सन थे वो हुंडी लिखवा लिया करते थे अपना पैसा वापस लेने के लिए। तो ऐसी जो हुंडी है इसका पेमेंट केवल रेस्पेक्टेबल पर्सन को ही किया जाता है, और इसीलिए इसको शाहजोग हुंडी कहा जाता है। शाह का मतलब होता है राजा महाराजा से रिलेटेड ये शब्द है। तो मतलब जो धनी लोग थे उनके ऊपर ये हुंडी लिखी जाती है। और फिर बाद में जैसे ही हुंडी का टाइम पूरा हो जाया करता था तो वो जो रेस्पेक्टेबल पर्सन है या जो अमीर व्यक्ति है या जो रिनाउंड पर्सन है वो उस व्यक्ति के पास हुंडी लेकर जाता था, और वो व्यक्ति उस हुंडी के अकॉर्डिंग जो भी अमाउंट थी वो उसको रेस्पेक्टेबल पर्सन को पे कर दिया करता था। अगर हम बात करें थर्ड टाइप की तो वो है नाम जोग हुंडी। जैसा कि इसके नाम में लिखा हुआ है ना कि नाम जोग, मतलब यहाँ पे हुंडी पर जिसका नाम लिखा हुआ होगा उसी को पेमेंट किया जाएगा। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द हुंडी ऑन विच द पेमेंट इज मेड टू ओनली द पर्सन हुज नेम इज रिटन ऑन हुंडी। इसलिए बेटा यहाँ पे कहा गया है कि जो हुंडी पर जिस व्यक्ति का नाम लिखा गया है उसी पर्सन को हुंडी में लिखी हुई जो अमाउंट है वो पे की जाती है।
यदि हम बात करें फोर्थ टाइप की तो वो है फरमान जोग हुंडी। द हुंडी ऑन विच पेमेंट इज मेड ऑन ऑर्डर इज कॉल्ड फरमान जोग हुंडी। तो फरमान जोग हुंडी इस तरह की हुंडी हुआ करती थी जिस पर कि आपको पेमेंट तभी करना है जब वो आपको पेमेंट करने का ऑर्डर देगा। अगर हम बात करें फिफ्थ टाइप की तो वो है जवाबी हुंडी। तो बेटा जो जवाबी हुंडी है थोड़ी लेंथी है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। The hundi on which payment is made through bank in case the payment receiver lives distant place। तो मान लीजिए आपने किसी सेलर से गुड्स खरीदा है और वो सेलर बेटा काफी दूर रहता है, तो अब उसको बाद में आपको पेमेंट तो करना ही होगा ना, क्योंकि जो गुड्स है वो आपने खरीदा है किस पे, क्रेडिट में, उधार में माल खरीदा है, और इसके लिए आपने ये जो जवाबी हुंडी लिखी है। तो अब आप उसका पेमेंट कैसे करेंगे उस सेलर को? तो सेलर को पेमेंट करने के लिए आप दूर तो जाएंगे नहीं, क्योंकि उस टाइम ज्यादा साधन हुआ नहीं करते थे। तो आप क्या करेंगे, बैंक का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको जो भी वो जो हुंडी है जवाबी हुंडी वो बैंक के पास ले जानी होगी, बैंक में उसको डिपॉजिट करवाना होगा और बैंक वालों को ये कहना होगा कि भाई इस हुंडी में जितना भी अमाउंट लिखा हुआ है वो उस सेलर को आप पे कर देंगे या उसके खाते में ट्रांसफर कर देंगे। और फिर क्या होता है, आफ्टर रिसीविंग द पेमेंट, और जैसे ही सेलर को पेमेंट मिल जाता है तो सेलर हैड टू इन्फॉर्म टू द बायर अबाउट रिसिप्ट पेमेंट। तो उस रिसिप्ट पेमेंट मतलब जो पेमेंट उसे मिला है ना, उस पेमेंट के बारे में उसे बायर को इन्फॉर्म जरूर करना होगा। इसीलिए तो इसको बोलते हैं जवाबी। जवाबी मतलब जवाब जरूर देना होगा, चाहे आपको पेमेंट रिसीव हुआ हो या नहीं हुआ हो। यदि हम पेमेंट के बेसिस पर जो हुंडी के टाइप थे उसमें लास्ट जो टाइप है उसकी बात करें तो वो है जोखमी हुंडी। तो दिस हुंडी इज रिटर्न फॉर डिस्पैच्ड गुड्स। जैसे मान लीजिए आपने किसी सेलर से गुड्स खरीदा है, अब जैसे ही वो माल भेजेगा तो उसी समय पर उसे हुंडी भी लिखनी पड़ेगी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, द पेमेंट ऑफ सच हुंडी इज मेड ओनली व्हेन द गुड्स इज रीच्ड एट डेस्टिनेशन। तो जो उस हुंडी का पेमेंट है वो तभी किया जाएगा जब वो गुड्स है बायर तक पहुंच जाए सही सलामत। यदि गुड्स नहीं पहुंचा या बीच ही रास्ते में कोई रिस्क उसके साथ हो गई, खराब हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में जो बायर है उस सेलर को हुंडी का पेमेंट नहीं करेगा। इसीलिए इसको बोलते हैं जोखमी हुंडी। तो उम्मीद है बेटा आपको हुंडी क्या होती है, हुंडी के कितने टाइप्स होते हैं, सभी जो टाइप्स थे अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है हुंडी को लेकर या हुंडी के टाइप्स को लेकर तो बेटा आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो बेटा इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करना न भूलिए। जो हमारे ट्रेड और कॉमर्स की हिस्ट्री चल रही थी ना 11th क्लास कॉमर्स में, बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट में, तो उसमें जो सेकंड पार्ट है वो है बेटा राइज ऑफ इंटरमीडियरीज। जो फर्स्ट पार्ट था ना इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज इंटरमीडियरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि एक्चुअल में इंटरमीडियरीज क्या होते हैं। तो चलिए बेटा इसी को जानने के लिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो बेटा यदि हम बात करें इंटरमीडियरीज की तो बेटा इंटरमीडियरीज वर दोज पर्सन्स एंड इंस्टीट्यूशंस। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जो इंटरमीडियरीज थे मतलब जो मध्यस्थ मतलब जो बिचौले की भूमिका निभाया करते थे वो पर्सन भी हुआ करते थे, तो साथ में कोई इंस्टीट्यूट भी हुआ करते थे दैट हेल्प द मैन्युफैक्चरर्स इन ट्रेडिंग द गुड्स, जो कि गुड्स को ट्रेड करने में मैन्युफैक्चरर्स की मदद किया करते थे। अब ये जो इंटरमीडियरीज हैं वो मदद कैसे किया करते थे? तो भाई मदद करने के उनके पास दो तरीके थे। पहला तो ये मैन्युफैक्चरर ने जैसे गुड्स का प्रोड्यूस कर दिया है तो उसको दूर दराज वाले जो इलाके हुआ करते थे वहां पर उन गुड्स को वो पहुंचाया करते थे। ठीक इसी तरह से यदि हम दूसरे प्रकार की मदद की बात करें तो उसमें बेटा क्या हुआ करता था कि जो भी कुछ लोग सेठ साहूकार हुआ करते थे वो मैन्युफैक्चरर्स को उधार में पैसा दिया करते थे एज ए लोन। तो इन्हीं सभी पर्सन्स और इंस्टीट्यूशंस को हम क्या कहा करते थे पुराने जमाने में? इंटरमीडियरीज। अब अगर हम बात करें कि जो इंटरमीडियरीज थे पुराने जमाने में वो कितने टाइप्स के थे, तो बेटा जो इंटरमीडियरीज थे ना वो दो टाइप के हुआ करते थे। एक तो मार्केटिंग इंटरमीडियरीज और एक हुआ करते थे फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। तो जो मार्केटिंग इंटरमीडियरीज थे ना वो गुड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने में मदद किया करते थे। अब उनमें किन किन को इंक्लूड करते थे? एजेंट्स वगैरह को। अब उसमें आप होलसेलर भी मान लो और रिटेल ट्रेडर भी मान लो। और इसी तरह से जो डिस्ट्रीब्यूटर हुआ करते थे जिनका मेन मकसद सामान को बेचना नहीं था, उनका काम क्या था? मैन्युफैक्चरर से होलसेलर या रिटेलर को माल पहुंचाना। इसी तरह से यदि हम फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज की बात करें तो बेटा ये क्या किया करते थे? जो मैन्युफैक्चरर्स हुआ करते थे ना उनको वो लोन प्रोवाइड कराने में मदद किया करते थे और खुद भी लोन दिया करते थे। साथ ही साथ में वो जो गुड्स और जो भी प्रोडक्ट्स हुआ करता था उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी लिया करते थे। अब इनमें हम इंश्योरेंस कंपनी और बैंक्स को शामिल किया करते हैं।
अब अगर हम बात करें ट्रेड और कॉमर्स में जो इंटरमीडियरीज थे ना, उनका क्या रोल था एक्चुअल में, तो बेटा मैंने इसको 5 पॉइंट्स में डिवाइड कर रखा है। हम हर पॉइंट को बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए, अगर हम बात करें फर्स्ट पॉइंट की, तो ए ह्यूज अमाउंट ऑफ सिल्वर बुलिन। तो बेटा जो सिल्वर बुलिन का मतलब होता है सिल्वर के जो बने हुए बार्स या जो कॉइन्स हुआ करते थे, उनको हम सिल्वर बुलिन कहा करते थे। यदि हम बात करें बुलिन की, तो बुलिन का मतलब होता है किसी भी प्रकार के कॉइन्स या फिर बार, और बार की जो शेप हुआ करती थी रेक्टेंगुलर शेप के हुआ करते थे, जो आज भी हमें बैंकों में देखने को मिल जाते हैं। वर ब्रोड इन एशिया। तो इस तरह के जो सिल्वर बुलिन थे, सिल्वर के बने हुए जो बार्स और कॉइन्स थे, वो बड़ी मात्रा में हमारे एशिया जो महाद्वीप था उसमें लाया करते थे। एंड ए लार्ज पार्ट ऑफ दिस बुलिन वाज केप्ट बाय इंडिया। और इस सिल्वर बुलिन का ज्यादातर जो हिस्सा था ना, वो हमारे इंडिया में रहा करता था। क्यों? क्योंकि पुराने जमाने में हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट किया करते थे और हम बहुत कम चीजों का इंपोर्ट किया करते थे। अब इसका कारण ये भी है बेटा कि हमारे जो भारत में है ना, बहुत से नेचुरल रिसोर्सेज हुआ करते थे, उनकी डिमांड पूरे विश्व में बहुत ज्यादा हुआ करती थी। अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट की, तो यहाँ पे है जगत सेठ्स एंड बैंकर्स प्रोवाइडेड लोन्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। और जो भी मर्चेंट्स थे या मैन्युफैक्चरर्स थे, यदि उन्हें इंटरनेशनल बिजनेस करना था, यानी कि देश के बाहर चीजों को बेचना था, तो उसके लिए क्या है कि पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती थी। तो इन पैसों की कमी को जो हमारे जगत सेठ हुआ करते थे, धन्ना सेठ जिनको कि हम बोला करते हैं, वो और जो छोटे मोटे बैंकर्स हुआ करते थे, वो पूरी किया करते थे। अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज केप्ट हाई फॉर लॉन्गर वॉयजेस बिकॉज ऑफ हाई रिस्क इन्वॉल्व्ड। वैसे तो बेटा एंशिएंट टाइम में जो लोन प्रोवाइड करवाया जाता था बिजनेसमैन को, उस पर जो इंटरेस्ट रेट थी वो नॉर्मली हुआ करती थी। लेकिन बेटा लॉन्गर वॉयजेस मतलब जो लंबी समुद्री यात्रा या हवाई यात्रा के थ्रू कोई भी गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करता था, तो उसमें क्या होता था, ज्यादा रिस्क बना करती थी। गुड्स भी ज्यादा हुआ करता था, हो सकता था कि भाई हवा में ही प्लेन क्रैश हो जाए, या फिर जो समुद्री लुटेरे हैं वो माल को चुरा लें। तो इन जैसी रिस्क को निपटने के लिए जो इंटरेस्ट रेट हुआ करती थी, इस प्रकार के दिए गए लोन पर वो बहुत ज्यादा हुआ करती थी। ठीक इसी तरह से यदि हम फोर्थ पॉइंट की बात करें, तो और इंडिजीनियस जो बैंकिंग सिस्टम था, मतलब हमारे जो घरेलू बैंकिंग सिस्टम हुआ करते थे, जो पुराने जमाने में सेठ साहूकार लोग हुआ करते थे ना, तो वो क्या करते थे बेटा, प्रोवाइडेड एडिशनल फंड्स टू द मैन्युफैक्चरर एंड मर्चेंट्स। और जो भी व्यापारी या जो निर्माण करता हुआ करते थे, मैन्युफैक्चरर हुआ करते थे, उनको वो ज्यादा फंड्स मुहैया करवाते थे, ज्यादा फंड्स दिया करते थे लोन के रूप में फॉर एक्सपेंशन, ताकि वो अपने बिजनेस को ज्यादा एक्सपेंड कर पाए, नेशनल लेवल पर ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी। एज का मतलब होता है बेटा क्योंकि, और एक्सपोर्ट्स ऑलवेज एक्सीडेड इंपोर्ट्स, क्योंकि हमारे जो निर्यात हुआ करते थे ना, एक्सपोर्ट हुआ करते थे, वो हमेशा इंपोर्ट से ज्यादा हुआ करते थे विद लार्ज मार्जिन, और उसमें हमें ज्यादा बचत भी हुआ करती थी। तो इसलिए जो सेठ साहूकार लोग हुआ करते थे, वो बिजनेसमैन को ज्यादा पैसा लोन के रूप में दिया करते थे, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे जो प्रोडक्ट है, हमारे जो गुड्स है, उनकी डिमांड इंटरनेशनल लेवल पर ज्यादा है। तो ज्यादा है तो मतलब क्या हुआ, इंटरनेशनल बिजनेस हमारा बढ़ेगा। इंटरनेशनल बिजनेस बढ़ेगा तो भाई ज्यादा मुनाफा मैन्युफैक्चरर्स को भी होगा, और ज्यादा मुनाफा मैन्युफैक्चरर्स को हो गया, या ज्यादा प्रॉफिट अगर मैन्युफैक्चरर्स और जो मर्चेंट्स है वो कमा रहे हैं, तो इसके बदले में ज्यादा जो हिस्सा है प्रॉफिट का, वो हमारे इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम यानी हमारे जो सेठ साहूकार लोग थे उनको भी जाया करता था। यदि हम बात करें फिफ्थ पॉइंट की, तो इसमें लिखा हुआ है कॉमर्शियल एंड एग्रीकल्चर बैंक्स स्टार्टेड टू इवॉल्व। और इसी तरह से उस जमाने में जो कमर्शियल बैंकिंग हुआ करती थी, या जो एग्रीकल्चर के लिए जो लोन प्रोवाइड करवाने वाले बैंक थे, वो भी शुरू हो गए थे टू प्रोवाइड शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म लोन। और इसी तरह से जो शॉर्ट और जो लॉन्ग टर्म के लोन थे, वो प्रोवाइड करवाने के लिए हमारे कमर्शियल बैंक और एग्रीकल्चर बैंक भी शुरू हो गए थे। अगर मैं आपको थोड़ा एडिशनल नॉलेज दूं ना, तो जो हमारा जो फर्स्ट बैंक था इंडिया में खुला था, वो 1770 में खुला था। उसका नाम था बेटा द बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अगर हम सेकंड बैंक की बात करें, तो वो ओपन हुआ था 1786 में, और उसका नाम था द जनरल बैंक ऑफ इंडिया। तो उम्मीद है बेटा आपको जो एंशिएंट टाइम में ट्रेड एंड कॉमर्स किया जाता था, उसमें इंटरमीडिएरीज का क्या रोल हुआ करता था, वो सारी जानकारी बेटा आपको मिल गई है। यदि फिर भी कोई आपके कंफ्यूजन है दिमाग में, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। जो ट्रेड और कॉमर्स की हिस्ट्री चल रही थी ना, उस हिस्ट्री का जो थर्ड पार्ट है ट्रांसपोर्ट, उसके बारे में पढ़ेंगे।
ट्रेड और कॉमर्स की हिस्ट्री में जो ये वाला सेक्शन है ना ट्रांसपोर्ट वाला, इसमें हम ये जानेंगे बेटा कि पुराने जमाने में एंशिएंट टाइम में जब भी ट्रेड या कॉमर्स किया जाता था, मतलब चीजों को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर खरीदना और बेचना, तो इन चीजों के लिए जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी थी ना वो किस तरह की हुआ करती थी। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यदि हम एंशिएंट टाइम में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की बात करें ना, तो बेटा पुराने जमाने में क्या होता था कि जो भी गुड्स को ट्रेड करना था या गुड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बेचने के लिए या खरीदने के लिए लाना ले जाना लगा रहता था, तो उस दौरान बेटा हम मेनली जो है ना रोड ट्रांसपोर्ट और मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट का यूज किया करते थे। मतलब चीजों को बेचने और खरीदने के लिए हम रोड का इस्तेमाल किया करते थे। इसी के साथ में इंटरनेशनल लेवल पर यदि हमें ट्रेड करना था तो उसके लिए हम मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया करते थे। अब मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट क्या होता है? जो समुद्री रास्ता होता है ना बेटा, उसी को हम मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। यदि हम रोड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इसके लिए बेटा मैंने इसको 4 पॉइंट में आपको समझाने की कोशिश की है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि रोड्स वर एज्यूम्ड अ की इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर इनलैंड एंड ओवरलैंड ट्रेड। तो बेटा पुराने जमाने में नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर जो भी जिस भी तरह का बिजनेस किया जाता था ना, तो उसके लिए जो रोड्स का जो ट्रांसपोर्ट था उसको सबसे इम्पोर्टेंट माना गया था, क्योंकि ज्यादातर जो बिजनेस होता था, ज्यादातर जो व्यापार हुआ करता था वो रोड के थ्रू ही किया जाता था। यदि हम बात करें सेकंड पॉइंट की, तो इसमें लिखा हुआ है द नॉर्दर्न रोडवेज वर स्ट्रेस्ड फ्रॉम बंगाल टू तक्षशिला। तो बेटा जो नॉर्दर्न रोडवेज थे ना, इंडिया की उत्तर दिशा से जो आने वाले रोड थे वो कहाँ फैले हुए थे? बंगाल से लेकर तक्षशिला तक फैले हुए थे। इसी तरह से थर्ड पॉइंट हमें ये कहता है, रोड ट्रांसपोर्ट का जो थर्ड पॉइंट है वो हमें ये कहता है कि द साउदर्न रोडवेज वर स्ट्रेस्ड फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट। और अगर हम दक्षिण रोड की बात करें तो जो दक्षिण दिशा से रोड आया करते थे ना बेटा, वो ईस्ट और वेस्ट दोनों दिशाओं में फैले हुए थे। इसी तरह से यदि हम बात करें फोर्थ पॉइंट की, तो ये हमें कहता है बेटा रोड ट्रांसपोर्ट वो सेफ एंड स्पीडी फॉर ट्रेड। तो पुराने जमाने में रोड के थ्रू यदि चीजों को लाया और ले जाया करता था तो इन रोड्स को सेफ माना जाता था, और साथ साथ में बेटा ट्रांसपोर्ट के लिए ये सबसे ज्यादा स्पीड वाला तरीका माना जाता था, क्योंकि पहले ज्यादा भीड़ भाड़ तो थी नहीं, ज्यादा व्हीकल्स थे नहीं, तो जो भी गुड्स था, प्रोडक्ट था, वो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर बड़ी तेज गति से आवागमन किया करता था। ठीक इसी तरह से यदि हम मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट की बात करें, मतलब समुद्री जो यातायात था बिजनेस करने के लिए, उसके बारे में बात करें तो उसमें क्या था कि बेटा जो सी ट्रांसपोर्ट था ना, वो इज द मोस्ट सूटेबल वे फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। यदि स्पेशली हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करना था या दूसरे देश को चीजें बेचना या दूसरे देशों से चीज खरीदने के बारे में सोचा जाता था, तो वहाँ के जो बिजनेसमैन थे, जो मर्चेंट्स थे ना, ज्यादातर मैरीटाइम ट्रेड वे का इस्तेमाल किया करते थे। मैरीटाइम ट्रेड वे का मतलब क्या होता है कि भाई बिजनेस करने के लिए ज्यादातर किस रास्ते को चुना करते थे? समुद्री रास्ते को चुना करते थे। यदि हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो इन द एरा ऑफ रोमन एम्पायर, Muziris, an ancient harbor at Malabar coast, Kerala, was famous for international trade route। तो अगर हम पहले पुराने जमाने की बात करें ना, रोमन साम्राज्य की बात की जाए, तो जो मुजरिस एक जगह थी बेटा, जो कि एक एंशिएंट हार्बर हुआ करता था, बहुत ही पुराना जो बंदरगाह हुआ करता था। कहाँ पर हुआ करता था ये? केरला के मालाबार कोस्ट पर। तो ये जो बंदरगाह था ना, मुजरिस नाम से, वो फेमस था इंटरनेशनल बिजनेस करने के लिए, और वहीं से बेटा जो मैरीटाइम रूट्स थे ना, वहीं से होकर जाया करते थे ज्यादा। मतलब वो जो रास्ता था मैरीटाइम बिजनेस करने के लिए, वो ज्यादा फेमस था। इसी के साथ में यदि हम बात करें पेपर की, तो बेटा पेपर का मतलब होता है काली मिर्च। तो जो काली मिर्च थी ना बेटा, वो रोमन साम्राज्य के दौरान उसको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता था। किसको? काली मिर्च को। क्यों माना जाता था? क्योंकि उस दौरान जो पेपर थी उसका ट्रेड बहुत ज्यादा हुआ करता था, मतलब उसका व्यापार बहुत ज्यादा हुआ करता था। और इस वजह से बेटा उस टाइम में, किस टाइम में? रोमन एम्पायर के समय में जो ये पेपर थी, काली मिर्च थी ना, इसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता था। ब्लैक गोल्ड का मतलब क्या होता है? काला सोना। मतलब उसकी जो वैल्यू थी वो सोने के बराबर मानी जाती थी। इसी तरह से यदि हम फोर्थ पॉइंट की बात करें ना, तो बेटा मुजरिस वाज द रीजन फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन
बिटवीन एम्पायर्स फॉर ट्रेड रूट्स। तो बेटा ट्रेड रूट्स होते थे ना व्यापार करने के लिए, जो रास्ते हुआ करते थे, मैरी टाइम वाले रास्ते हुआ करते थे या जो समुद्री रास्ते हुआ करते थे ना, उस दौरान बेटा जो रोमन एम्पायर्स हुआ करते थे ना, बड़े बड़े जो सम्राट या साम्राज्य हुआ करते थे, उनके बीच में जो झगड़े की जड़ थी ना, वो क्या थी बेटा? मुजरिस थी। अब मुजरिस क्यों थी? मैंने आपको सेकंड पॉइंट में बताया था ना कि बेटा मुजरिस जो था वो सबसे पुराना हार्बर हुआ करता था, बंदरगाह हुआ करता था, जहां से जो पानी के जहाज है ना आया जाया किया करते थे। तो उन पर अपना अधिकार जमाने के लिए ज्यादातर उस समय के जो एम्पायर्स थे, जो सम्राट या साम्राज्य हुआ करते थे, उनके बीच में झगड़ा हुआ करता था। इसी तरह से यदि हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो इसमें लिखा है डिस्कवरी ऑफ अमेरिका बाय कोलंबस was the result of searching route to India for spices in 15th century। तो यदि हम बात करें 15th सेंचुरी के बारे में तो बेटा 15th सेंचुरी में क्या हुआ था कि जो कोलंबस था ना, वो समुद्री रास्ते से इंडिया के पास आना चाहता था। और वो भी क्यों? क्योंकि उसको चाहिए थे स्पाइसेस, मसालों की खोज में वो आ रहा था। तो खोज करते करते, इंडिया की खोज करते करते उसने बीच ही रास्ते में अमेरिका की भी खोज कर डाली, मतलब वो वहां पे रुका होगा। तो वहां पर जो जगह थी, जो जमीन थी, उसको उसने क्या नाम दे दिया? अमेरिका। तो बेटा ये कब की बात है? 15th सेंचुरी की। और इसका जो अमेरिका की जो जब खोज हुई थी तो वो किसके द्वारा की गई थी? कोलंबस के द्वारा। इस दौरान क्या कोलंबस का मेन मकसद अमेरिका की खोज करना था क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं था। उस दौरान तो बेटा क्या था कि कोलंबस जो था ना वो भारत आना चाहता था स्पाइसेस को खरीदने के लिए। इसी तरह से मैरीटाइम जो ट्रांसपोर्ट है ना, उसका 6th पॉइंट अगर देखें तो उसमें लिखा हुआ है वास्को डी गामा हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू रीच इन इंडिया बाय सी। बेटा जो वास्को डी गामा था ना, जो कि भारत में समुद्री रास्ते से पहुंचने वाला पहला यूरोपियन व्यक्ति था, वो भी बेटा केम हियर का मतलब यहाँ पर कहाँ पर? इंडिया में आया था इन सर्च फॉर रूट टू इंडिया। वही बात यहाँ पे आ गई बेटा कि इंडिया पहुंचने के लिए जो रास्ता बनाना था, उस रास्ते की खोज में वो यहाँ तक आया था। कब आया था? 1498 में। और उसका भी मेन मकसद ये था स्पाइसेस के लिए। तो बेटा इन चीजों से हमें पता चल रहा है कि पुराने जमाने में जो केरला और जो तमिलनाडु और कुछ इस तरह के जो स्टेट्स थे पुराने जमाने में, वो अपने स्पाइसेस को लेकर वर्ल्ड फेमस थे। 7th पॉइंट की बात करें तो कालीकट इन केरला में जो कालीकट था ना, वो फेमस था बेटा किसके लिए? किस तरह की चीजों के व्यापार के लिए फेमस था? वो था बेटा पेपर, काली मिर्च के लिए, डायमंड्स, हीरो के लिए, पर्ल्स, मोतियों के लिए, और कॉटन का मतलब जो सूती वस्त्र हुआ करते थे, उनके लिए भी वो फेमस था। यहाँ तक कि हम बात करें ना तो इन चीजों को खरीदने के लिए, पेपर, डायमंड, पर्ल्स और कॉटन को खरीदने के लिए चाइनीज जो शिप्स थे, मतलब चीन के जो शिप्स थे, जहाज थे ना, वो भी वहां पे आया करते थे। कहाँ पे आया करते थे? कालीकट में आया करते थे, केरला में। अगर हम बात करें 8th पॉइंट की तो इन 17th सेंचुरी, अगर हम 17वीं शताब्दी की बात करें ना, तो टेक्सटाइल्स वर एक्सपोर्टेड टू साउथ ईस्ट एशिया। तो हमारे भारत से जो साउथ ईस्ट एशिया था ना, मतलब दक्षिणी पूर्वी जो एशिया था, महाद्वीप था, उसमें टेक्सटाइल ज्यादातर एक्सपोर्ट किया जाता था अपने इंडिया से। और ये जो टेक्सटाइल था वो ज्यादातर कहाँ से जाया करता था? कोरोमंडल कोस्ट से, जो कि पुलिकट में था। तमिलनाडु में एक पुलिकट जगह है, वहां पर बेटा कोरोमंडल कोस्ट हुआ करता था। तो वहां से ज्यादातर जो है ना टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट किया करते थे। और किन को एक्सपोर्ट किया करते थे? साउथ ईस्ट एशिया को। तो उम्मीद है बेटा आपको जो ट्रेड और कॉमर्स की हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है ना इस चैनल पर, तो उसमें जो 3rd पार्ट था ना ट्रांसपोर्ट वाला, वो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जो ट्रेड और कॉमर्स की हिस्ट्री चल रही थी ना, उसका जो 4th पार्ट है ट्रेडिंग कम्युनिटीज और मर्चेंट कॉर्पोरेशन, इसके बारे में हम पूरी डिटेल से देखेंगे। तो बेटा देखो, ट्रेडिंग कम्युनिटीज वो कम्युनिटीज थी या जो मर्चेंट्स थे या जो गुड्स को बेचने वाले व्यापारी थे, वो कौन कौन से व्यापारी वहां पर पहले ज्यादा बहुत प्रसिद्ध थे। और साथ ही में इन जो व्यापारी है, मतलब जो कम्युनिटीज थी ट्रेडिंग करने वालों की, इनके इंटरेस्ट को बचाने के लिए एक कॉर्पोरेशन भी बनाया गया था, जिसको कि मर्चेंट कॉर्पोरेशन कहा गया था। इसके क्या फंक्शंस हैं, ये सभी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यदि बेटा हम ट्रेडिंग कम्युनिटीज की बात करें ना, तो उसमें वो सभी ट्रेडिंग करने वाले व्यापारी शामिल थे जो उस जमाने में, मतलब पुराने जमाने में ज्यादा फेमस थे। और इस तरह के जो व्यापारी थे वो भारत में कहाँ कहाँ फैले हुए थे, इन्हीं के बारे में हम इस टॉपिक में जानकारी लेंगे। यदि हम इसका फर्स्ट पॉइंट देखें तो बेटा जो भारत का नॉर्दर्न रीजन था ना, नॉर्दर्न का मतलब जो भारत का उत्तरी भाग था ना, उसमें ज्यादातर जो व्यापारी थे वो थे पंजाबी और मुल्तानी। अगर हम बात करें गुजरात और राजस्थान में जो काम करने वाले बिजनेसमैन थे, मर्चेंट थे, होलसेल और ट्रेडर थे ना,
उनको बेटा हम भट्ट कहा करते थे। और यदि हम साउदर्न रीजन की बात करें, मतलब दक्षिण भारत में कौन कौन से व्यापारी फेमस थे, तो उसमें बेटा मेनली जो थे ना वो थे जाट वगैरह। इस तरह से यदि हम वेस्टर्न रीजन यानी पश्चिमी भाग की बात करें, भारत की पश्चिमी दिशा में जो ज्यादातर व्यापारी थे उनको हम महाजन कहा करते थे। यदि हम अर्बन सिटीज की बात करें, मतलब भारत में जितने भी शहर थे, तो उन अर्बन सिटीज में जो फेमस ट्रेडिंग कम्युनिटीज थी, जो माल को बेचने वाले व्यापारी थे, उनको बेटा हम नगर सेठ कहा करते थे। तो बेटा हमें इन 5 पॉइंट में ये पता चला है, जो गुड्स होते थे ना, स्पेशली जो प्रोडक्ट हुआ करते थे, उनको बेचने वाले व्यापारी कहाँ कहाँ काम किया करते थे और उनको क्या कहा जाता था। लेकिन हम अगर गुड्स के अलावा अगर हम सर्विस की बात करें, तो कुछ बेटा प्रोफेशनल ट्रेडिंग कम्युनिटीज भी थी जो कि अपनी सर्विसेज वगैरह जो है प्रोवाइड करवाया करती थी। उनमें बेटा हाकिम और वैद हुआ करते थे, जिनको कि आज हम फिजिशियंस बोला करते हैं। इसी तरह से पुराने जमाने में वकील वगैरह, जिनको कि आज हम लॉयर वगैरह बोलते हैं। तो बेटा उस दौरान यदि कोई भी कंफ्लिक्ट हो जाता, कोई भी झगड़ा होता, तो उसको सॉल्व करने के लिए वहां पर वकील हुआ करते थे। अगर हम बात करें पंडित और मुल्ला की, तो बेटा पंडित और मुल्ला स्पेशली जो आज हम देखते हैं ना कि भाई मंदिर या मस्जिद में पूजा करवाते हैं, तो उस जमाने में बेटा वो पूजा तो करवाते थे, लेकिन साथ साथ में टीचर का रोल भी प्ले किया करते थे। तो उस दौरान की जो सोसाइटी थी, उनके बच्चों को पढ़ाने का काम पंडित और मुल्ला भी किया करते थे। और उसी जमाने में बेटा पेंटर्स भी हुआ करते थे और म्यूजिशियंस भी हुआ करते थे। यदि हम बात करें मर्चेंट कॉर्पोरेशन की, तो बेटा मर्चेंट कॉर्पोरेशन इज ए कॉर्पोरेशन विच वॉज फॉर्म टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ मर्चेंट्स। तो उस जमाने में जो भी मर्चेंट हुआ करते थे ना, मतलब सामान को बेचने वाले जो व्यापारी लोग हुआ करते थे, उनके इंटरेस्ट को बचाने के लिए, मतलब उनके फायदे के लिए, या उनको बिजनेस करने के दौरान कोई समस्या का सामना न करना पड़े, तो इस चीज को निश्चित करने के लिए बेटा एक कॉर्पोरेशन का निर्माण किया गया था पुराने जमाने में, जिसको कि बेटा मर्चेंट कॉर्पोरेशन कहा गया था। और इस मर्चेंट कॉर्पोरेशन का मेन काम यही था कि भाई मर्चेंट वगैरह जो है, जो भी ट्रेडर्स हैं, होलसेलर वगैरह, ट्रेडर वगैरह, तो उनको अपना बिजनेस करने में कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। दैट हैड देयर ऑन रूल्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट्स। और बेटा जो मर्चेंट कॉर्पोरेशन था ना, इसके जितने भी मेंबर्स थे, तो इनके अपने रूल्स हुआ करते थे और अपने कोड ऑफ कंडक्ट हुआ करते थे। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब भी बेटा एक तरह से रूल्स ही होते हैं कि भाई व्यापारियों के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन फिक्स कर दी गई थी, जिसका की पालन करके वो अपना बिजनेस कर सकते थे। तो इस तरह की जो टर्म्स एंड कंडीशन थी, उसको कोड ऑफ कंडक्ट कहा गया, विच इवन किंग्स वर सपोज टू एक्सेप्ट एंड रेस्पेक्ट। और जो भी ये मर्चेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा रूल्स और कोड ऑफ कंडक्ट बनाए गए थे ना, इनका रेस्पेक्ट और इन रूल्स को बेटा किंग्स को भी मानना पड़ता था। उस जमाने में जो राजा महाराजा थे, वो भी इन रूल्स को माना करते थे। यदि हम बात करें जो मर्चेंट कॉर्पोरेशन बना हुआ था ना बिजनेसमैन की सुरक्षा के लिए, तो बेटा ये जो मर्चेंट कॉर्पोरेशन के मेंबर थे, या जिस भी तरह का ये कॉर्पोरेशन था ना, तो उसके क्या क्या काम हुआ करते थे, उनका पुराने जमाने में क्या रोल था, तो यही टॉपिक बेटा इस हेडिंग के अंतर्गत हम देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है बेटा, यानी कि जो पहला काम था उनका ये था कि द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ दिस कॉर्पोरेशन। ये जो कॉर्पोरेशन बनाया गया था, तो उसकी इनकम का जो मेन सोर्स था ना, वो था बेटा ट्रेड और इंडस्ट्रीज से रिलेटेड जितने भी टैक्स वगैरह थे, वो चार्ज किया करते थे व्यापारियों से। सेकंड था बेटा ट्रेडर्स हैड टू पे ऑक्ट्रॉय ड्यूटीज ऑन इंपोर्ट्स। और ट्रेडर यानी जो व्यापारी लोग थे, जितना भी आयात किया करते थे, उस पर कुछ निश्चित राशि का जो ऑक्ट्रॉय ड्यूटी के नाम पर टैक्स पे किया करते थे इस मर्चेंट कॉर्पोरेशन को। टैक्स रेट्स वेरीड फ्रॉम प्रोविंस टू प्रोविंस। और बेटा जो प्रांत वगैरह बने हुए थे ना वहाँ पे, आज तो जैसे हम देखते हैं ना राज्य होता है, स्टेट होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट होता है, तो वहां पर इसी की तरह पहले बेटा प्रोविंस कहा जाता था इनको। तो जो प्रोविंस होते थे, जो भी प्रांत वगैरह हुआ करते थे, वहां पर जो टैक्स की रेट्स थी ना, वो अलग अलग हुआ करती थी। द फेरी टैक्स वाज पेड फॉर पैसेंजर्स, कैटल्स एंड कार्ट्स। और इसी तरह से पैसेंजर यात्रा कर रहे हैं, और जो कैटल्स वगैरह थी और जो कार्ट्स बैलगाड़ियां थी, जिसको कि आज हम टोल टैक्स के नाम से कहते हैं ना, तो इस तरह के टैक्स भी वसूला करते थे, और इन टैक्स को बेटा फेरी टैक्स कहा जाता था। अगर हम बात करें फिफ्थ पॉइंट की, तो जो लोकल बॉडी थी ना कॉर्पोरेशन की, मतलब जो ये मर्चेंट कॉर्पोरेशन था, एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेशन या बड़ा ग्रुप था। तो इन्होंने क्या है, जगह जगह पर अपनी ब्रांचेज भी इस्टेब्लिश कर ली, और उन ब्रांचेज को बेटा लोकल बॉडी कहा जाता था। तो जो लोकल बॉडी थी ना, वो कौन सी टैक्स चार्ज किया करती थी, लेबर टैक्स। अगर हम बात करें सिक्स्थ पॉइंट की, तो इसमें लिखा हुआ है द चीफ ऑफ कॉर्पोरेशन डील्ड विद किंग। जो भी इस कॉर्पोरेशन का चीफ था, मुखिया जो था, वो राजा के साथ में डील किया करता था। डील का मतलब
ये होता है जितना भी टैक्स इन्होंने कलेक्ट किया है तो उसकी जानकारी राजा को दिया करते थे। अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है द मेंबर ऑफ कॉर्पोरेशन बिल्ट टेम्पल्स फॉर द सोसाइटी बाय यूजिंग टैक्स मनी। और जो भी मर्चेंट कॉर्पोरेशन था इसके पास में जितना भी टैक्स का पैसा आता था ना तो उसका कुछ हिस्सा बेटा वो सोसाइटी के लिए मंदिर बनाने में खर्च कर दिया करते थे। तो इस तरह से बेटा पुराने जमाने में जो मर्चेंट कॉर्पोरेशन थे वो काम किया करते थे। तो उम्मीद है बेटा आपको ट्रेडिंग कम्युनिटीज और जो मर्चेंट कॉर्पोरेशन है उसके बारे में पूरी और अच्छी जानकारी मिल गई होगी। यदि वीडियो पसंद आया तो बेटा इसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में इसको जरूर शेयर करिएगा। ट्रेड और कॉमर्स की जो हिस्ट्री चल रही थी ना उसका जो 5th पार्ट है और उसका नाम है बेटा मेजर ट्रेड सेंटर्स एंड मेजर एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो बेटा इन्हीं 2 टॉपिक्स के बारे में हम डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। यदि हम बात करें कि भाई एंशिएंट टाइम में मतलब पुराने जमाने में जो मेजर ट्रेड सेंटर्स हुआ करते थे ना एक्चुअल में वो हुआ क्या करते थे, मतलब उन्हें क्या कहा जाता था और ये सेंटर किस लिए काम में आया करते थे। तो बेटा देखने पर पता चलता है कि मेजर ट्रेड सेंटर्स आर दोज प्लेसेस ऑफ एंशिएंट टाइम कि भाई जो ये मेजर ट्रेड सेंटर्स थे ना वो पुराने जमाने के ऐसे स्थान थे, ऐसी जगह थी विच वर फेमस फॉर ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, जो कि गुड्स का ट्रेडिंग करने के लिए मतलब सामान को बेचने और खरीदने के लिए बहुत ज्यादा फेमस थे, प्रसिद्ध थे। तो बेटा हम वीडियो में आगे जाकर 14 ऐसी जगहों के बारे में बात करेंगे या 14 ऐसे कुछ ट्रेड सेंटर्स थे जो पुराने जमाने में काफी फेमस हुआ करते थे बिजनेस करने के लिए। तो चलिए बेटा अब हम इन्हीं 14 ट्रेड सेंटर्स के बारे में जानेंगे। यदि हम पुराने जमाने में जो फर्स्ट मेजर ट्रेड सेंटर्स था उसकी बात करें तो बेटा वो है पाटलिपुत्र, जिसको कि आज हम किसके नाम से जानते हैं, पटना के नाम से जानते हैं। एंड इट वाज फेमस फॉर एक्सपोर्ट ऑफ स्टोन्स। और बेटा अलग अलग तरह के जो पत्थर हुआ करते थे उनके एक्सपोर्ट के लिए ये जगह काफी फेमस हुआ करती थी। यदि हम सेकंड ट्रेड सेंटर की बात करें यानी कि सेकंड ऐसी जगह के बारे में बात करें जो कि पुराने जमाने में बिजनेस के लिए फेमस था तो वो है बेटा पेशावर। इट वाज फेमस फॉर एक्सपोर्ट ऑफ वूल एंड इंपोर्ट ऑफ हॉर्सेज। तो मतलब बेटा ये जो पेशावर जगह थी ना वहां पर ज्यादातर जो वूल हुआ करते थे ना, ऊन वगैरह हुआ करते थे, उनका एक्सपोर्ट किया जाता था। और इसी के साथ में बेटा हम जो है हॉर्सेज वगैरह का इंपोर्ट भी किया करते थे, मतलब विदेशों से जो हॉर्सेज वगैरह आते थे ना उनको हम खरीदा भी करते थे। और ये जितने भी प्रकार का एक्सपोर्ट इंपोर्ट था ना वो ज्यादातर हम बेटा चाइना और रोम के साथ किया करते थे, इस तरह का बिजनेस। यदि हम बात करें थर्ड मेजर सेंटर की तो वो है बेटा तक्षशिला। इट वॉज फेमस फॉर फाइनेंशियल बैंक एंड बुद्धिस्ट लर्निंग स्पॉट। तो बेटा जो तक्षशिला था ना उसमें ज्यादातर फाइनेंशियल बैंक्स हुआ करते थे जिनका की काम क्या था, जो बिजनेसमैन थे ना उनको समय समय पर लोन देना हुआ करता था। साथ में बेटा ये जो बुद्धिस्ट लर्निंग स्पॉट था मतलब बुद्धिस्ट जो लोग थे ना वो वहां पर जाकर एजुकेशन लिया करते थे और वहां पर एक फेमस यूनिवर्सिटी हुआ करती थी जिसका की बेटा नाम जो था ना वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी हुआ करता था। यदि हम बात करें फोर्थ पॉइंट की तो वो है बेटा वाराणसी। इट वॉज फेमस फॉर गोल्ड, सिल्क क्लॉथ एंड सैंडलवुड वर्कमैनशिप। तो बेटा वाराणसी में क्या हुआ करता था, वहां पर ज्यादातर जो गोल्ड थे ना उसका बिजनेस हुआ करता था, साथ ही में जो सिल्क के बने हुए जो कपड़े हुआ करते थे उनका भी बिजनेस हुआ करता था। इसी के साथ साथ में बेटा वहां पर जो सैंडलवुड हुआ करती थी उसके वर्कमैनशिप के लिए भी ये वाराणसी जगह जो थी ना वो काफी फेमस थी बेटा। अब वर्कमैनशिप का मतलब क्या होता है, कारीगरी। मतलब ये है बेटा कि जो कारीगर थे ना उस टाइम के वाराणसी में रहने वाले वो चंदन की लकड़ियों से काफी अट्रैक्टिव आइटम बनाया करते थे। अगर हम बात करें फिफ्थ ट्रेड सेंटर की तो वो था बेटा सूरत। इट वॉज फेमस फॉर टेक्सटाइल विद गोल्डन बॉर्डर्स। तो बेटा जो वहां पर जो कपड़े थे ना वो काफी फेमस हुआ करते थे और उन कपड़ों के किनारों पर गोल्डन कलर की जो जरी है ना वो भी लपेटी जाती थी या इस तरह की जो जरी थी उनके किनारों पर लगी हुई थी। तो जो जरी वाले आइटम हुआ करते थे, जरी वाले जो कपड़े थे उनके लिए बेटा सूरत काफी फेमस था। यदि हम बात करें कांची की तो बेटा जो कांची है आजकल इसको हम कांचीपुरम के नाम से जानते हैं। एंड इट वॉज फेमस फॉर पर्ल्स, ग्लास एंड रेयर स्टोन्स। और ये जो फेमस था किसके लिए फेमस था बेटा, पर्ल्स यानी मोतियों के लिए, ग्लास का मतलब होता है कांच के लिए, और जो बड़े दुर्लभ पत्थर हुआ करते थे, जो कीमती पत्थर हुआ करते थे उनके बिजनेस के लिए भी ये काफी फेमस था। और ये जो चीजें थी बेटा वो खरीदी जाती थी किनके द्वारा, चाइनीज के द्वारा। और इसी के साथ में जो चाइनीज लोग थे वो कांची वाली जगह में गोल्ड और सिल्क भी बेचा करते थे। यदि हम बात करें सेवंथ मेजर ट्रेड सेंटर की तो वो था बेटा उज्जैन। इट वॉज फेमस फॉर एक्सपोर्टिंग
मतलब बेटा यहाँ पर जो है ना उज्जैन से इन चीजों का एक्सपोर्ट किया जाता था, निर्यात किया जाता था। मतलब ये है बेटा कि इनको दूसरे देशों में बेचा जाता था। अब वो कौन कौन सी चीजें थी, तो उनमें है बेटा फर्स्ट है एगेट। एगेट का मतलब होता है बेटा डेकोरेटिव और हीलिंग कुछ स्टोन हुआ करते थे जिनको कि हम एगेट बोला करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि जो एगेट वाले जो पत्थर थे ना बेटा, वो आप घरों में डेकोरेटिव आइटम के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते थे और इनको आप अपनी अंगुलियों में हीलिंग इफेक्ट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते थे। मतलब पुराने जमाने में ये बिलीव था कि भाई आपके शरीर में कहीं पे दर्द हो रहा है, अगर आप इन पत्थरों को अपनी अंगुलियों में पहन लेते हो तो भाई आपको एक पॉजिटिव वाइब मिलती है, एक पॉजिटिव सा फील होता है। अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट की, तो वो था बेटा कार्नेलियन, और ये बेटा रेड स्टोन हुआ करता था, रेड कलर का पत्थर हुआ करता था, प्रेसियस स्टोन हुआ करता था। अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, तो वो है बेटा मुस्लिन। मुस्लिन का मतलब क्या होता था, जो कॉटन के बने हुए कपड़े थे ना उनको मुस्लिन बोला करते थे। इसी तरह से मैलो, मैलो का मतलब होता था पिंक कलर के फ्लावर वाले जो क्लॉथ हुआ करते थे। मतलब बेटा जो एक कपड़ा था वो सिंपल हुआ करता था, लेकिन उस पर फ्लोर टाइप में कुछ डिजाइन वगैरह लिख दी जाती थी, तो इस तरह से वो काफी अट्रैक्टिव दिखा करते थे। तो कुल मिलाकर ये है बेटा कि उज्जैन में एगेट, कार्नेलियन, मुस्लिन और मैलो, इन 4 आइटमों का ज्यादातर एक्सपोर्ट किया जाता था दूसरे देशों में। ठीक इसी तरह से यदि बेटा हम 8th मेजर ट्रेड सेंटर की बात करें, तो वो था बेटा मदुरा। और मदुरा किसके लिए फेमस था, फिशरीज के लिए, मतलब मछली पालन के लिए वो ज्यादा फेमस था। इसी के साथ में वहां पर मोतियों का भी कारोबार किया जाता था। यदि हम बात करें 9th पॉइंट की, तो उस जगह का नाम है बेटा इंद्रप्रस्थ। और जो इंद्रप्रस्थ था ना बेटा, ये फेमस था फॉर द मोस्ट रूट्स लीडिंग टू द ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो बेटा इंद्रप्रस्थ नाम की जो जगह थी ना पुराने जमाने में, तो बेटा उस दौरान इसी जगह से ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ की तरफ जाने वाले जो रोड थे वो इसी जगह से होकर जाया करते थे। अगर हम बात करें 10th पॉइंट की, तो वो है बेटा मथुरा, एंड इट वॉज फेमस फॉर ट्रेड हब टच्ड विद मैनी रूट्स फ्रॉम साउथ इंडिया। और साउथ इंडिया से आने वाले जितने भी रोड थे वो मथुरा से होकर ही जाया करते थे। और इस तरह से बेटा ये जो पुराने जमाने में है ना काफी बड़ा ट्रेड सेंटर हुआ करता था, जहां पर कि बिजनेसमैन अपना बिजनेस किया करते थे। अगर हम बात करें मिथिला की, तो बेटा जो मिथिला में है ना, द ट्रेडर्स ऑफ मिथिला ट्रेडेड एट पोर्ट्स ऑन जावा, सुमात्रा विद चाइनीज। तो जो मिथिला के ट्रेडर्स थे ना, वो बेटा जावा और सुमात्रा नाम के जो द्वीप थे ना, वहां पर जाकर जो चाइनीज लोग थे, चाइनीज जो बिजनेसमैन थे, उनके साथ व्यापार या बिजनेस किया करते थे। ठीक इसी तरह से यदि हम 12th पॉइंट की बात करें, मतलब जो 12वें नंबर पर आने वाला मेजर ट्रेड सेंटर है वो है बेटा ब्रॉच। इट वॉज द कॉमर्स हब इन वेस्टर्न इंडिया। तो जो इंडिया का पश्चिमी भाग था ना, वहां पर एक तरह से कॉमर्स हब था, मतलब चीजों को खरीदा और बेचा जाता था बड़ी मात्रा में। सिचुएटेड नियर नर्मदा, जो नर्मदा नदी है वहां पर ये ब्रॉच नाम का जो शहर था वो सिचुएटेड था। सिचुएटेड का मतलब होता है स्थित था, मतलब वो जगह नर्मदा नदी के पास में थी। हैविंग ऑल इंपॉर्टेंट मार्ट्स, और वहां पर जो भी सभी महत्वपूर्ण बाजार थे, मार्ट का मतलब होता है बाजार, वो भी वहां हुआ करते थे। अगर हम बात करें 13th ट्रेड सेंटर की, तो वो है बेटा कावेरी पट्ट, जिसको कि आज हम कावेरी पट्टनम के नाम से जानते हैं। और ये जगह जो थी पुराने जमाने में परफ्यूम, कॉस्मेटिक आइटम्स, सेंट वगैरह, सिल्क के कपड़े, ऊन, कॉटन, मोती और सोना, इसी के साथ में बेटा जो प्रीसियस स्टोन हुआ करते थे, कीमती जो पत्थर हुआ करते थे, और इसी के साथ में वहां पर बेटा जो शिप हुआ करती थी उनको बनाया भी जाता था। तो इन 10 पॉइंट्स के लिए वो काफी फेमस हुआ करता था। कौन बेटा, कावेरी पट्टनम। फॉरेन ट्रेडर्स हैव देयर हेडक्वार्टर्स इन द सिटी। और जो कावेरी पट्टनम का जो पुराने जमाने में शहर था ना, जिसका कि आज नाम हमने क्या कर दिया, कावेरी पट्टनम, तो इस शहर में बेटा जो फॉरेन ट्रेडर्स आते थे ना, विदेशी जो व्यापारी होते थे, उनके हेडक्वार्टर्स हुआ करते थे। और यहाँ के जो बिजनेसमैन हुआ करते थे, ट्रेडर्स हुआ करते थे, वो मलेशिया, इंडोनेशिया और चाइना के साथ में मिलकर व्यापार किया करते थे। अगर हम बात करें 14 पॉइंट की, यानी कि 14 जो मेजर ट्रेड सेंटर था वो है बेटा ताम्रलिप्ति। इट वॉज ए फेमस पोर्ट कनेक्टेड बोथ बाय सी एंड लैंड विद ईस्ट। यदि हम बात करें विश्व में जो ईस्ट जो कंट्रीज थी उनके साथ में ज्यादातर जो बिजनेस था ना, वो ताम्रलिप्ति के जो ट्रेडर्स थे वो किया करते थे। और ये एक ऐसा पोर्ट हुआ करता था, मतलब एक ऐसा बंदरगाह था जो कि बेटा सी यानी समुद्र से भी जुड़ा हुआ था, और लैंड का मतलब होता है जमीन से भी जुड़ा हुआ था। मतलब वहां पर सड़क के रास्ते भी जाया जा सकता था और सी यानी समुद्र के रास्ते से भी जाया जा सकता था आराम से। तो बेटा ये थे 14 मेजर ट्रेड सेंटर्स, या यूं कहें कि ऐसी कुछ जगह, फेमस जगह थी जो कि पुराने जमाने में बिजनेस के लिए बहुत मायने रखा करती थी। अब हम बात करते हैं बेटा पुराने जमाने में जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया करते थे ना, जो मेन जो आइटम हुआ करते थे कि भाई किन किन आइटम का ज्यादातर एक्सपोर्ट किया करते थे और ज्यादातर इंपोर्ट किया करते थे, तो उसी के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे बेटा।
यदि हम बात करें कि जो मेजर एक्सपोर्ट हुआ करते थे, मतलब ऐसी कुछ चीजें जिनका कि हम ज्यादातर एक्सपोर्ट किया करते थे हमारे इंडिया से विदेशों में, तो उसमें है पहले नंबर पर स्पाइस, मसाले हुआ करते थे, वीट गेहूं, शुगर चीनी। इसी तरह से बेटा फोर्थ पॉइंट है इंडिगो। इंडिगो का मतलब होता है नील। और अगर हम बात करें फिफ्थ पॉइंट की, तो वो है बेटा ओपियम अफीम, सीसम ऑयल, कॉटन, पैरट, लाइव एनिमल्स, मतलब जो भी है गाय भैंस वगैरह, बकरी भेड़ वगैरह, ऊंट वगैरह, तो इनका भी हम एक्सपोर्ट ज्यादा किया करते थे। इन्हीं के साथ में जो एनिमल्स हुआ करते थे ना, इनकी स्किन भी बेचा करते थे, फर्स, इनके जो बाल थे और इनके जो सींग थे, इनको भी हम बेचा करते थे। साथ में हम पर्ल्स, लैपिस जो ब्लू कलर का स्टोन हुआ करता था, लेजुली ये भी बेटा ब्लू रंग का स्टोन हुआ करती थी, और इसी तरह से ग्रेनाइट्स वगैरह। और हम बात करें अगर कॉपर की, तो बेटा कॉपर को भी हम पुराने जमाने में ज्यादा एक्सपोर्ट किया करते थे हमारे भारत से विदेशों में। यदि हम बात करें मेजर इंपोर्ट आइटम की कि भाई हम विदेशों से कौन कौन सी चीजें हमारे इंडिया में खरीदा करते थे, तो उसमें है बेटा हॉर्स, घोड़े हुआ करते थे, एनिमल प्रोडक्ट, एनिमल प्रोडक्ट का मतलब वही स्किन वगैरह, फर वगैरह, हॉर्न्स वगैरह। इसी तरह से जो चाइनीज सिल्क कपड़ा हुआ करता था, लाइनन के क्लोथ्स हुआ करते थे, वाइन यानी शराब, गोल्ड, सिल्वर, टिन, कॉपर, लीड का मतलब होता है ग्लास वगैरह, और इसी तरह से जो पिंक जो कलर के स्टोन हुआ करते थे, रूबीज, वो भी। और इसी तरह से बेटा 12 पॉइंट में है कोरल, मतलब मूंगा नाम का जो एक प्रेशियस स्टोन हुआ करता था, वो भी हम विदेशों से खरीदा करते थे। इसी के साथ में बेटा ग्लास वगैरह और अंबर। अंबर का मतलब होता है येलोइश कलर का एक स्टोन हुआ करता था, जो बहुत ही कीमती हुआ करता था, और इसका प्रयोग जो हम है ना घरों के डेकोरेशन में किया करते थे। तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि आपको मेजर ट्रेड सेंटर्स के बारे में और साथ ही साथ में हमारे इंडिया से एक्सपोर्ट और हमारे इंडिया में जो इंपोर्ट किए जाते थे उन आइटम्स के बारे में आपको अच्छी तरह से नॉलेज मिल गया होगा। यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो बेटा आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपके कंफ्यूजन को क्लियर करने की जल्द से जल्द कोशिश करूंगा। जो हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स चल रहा था, उसके जो लास्ट वाले पॉइंट्स थे ना, पॉइंट नंबर 6 और 7 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेटा पॉइंट नंबर 6 में हम पोजीशन ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड इकोनॉमी फ्रॉम फर्स्ट एडी टू 1991 तक की सिचुएशन देखेंगे कि भाई जो इंडिया की हालत थी या जो इंडिया का इकोनॉमिक सिस्टम था वो वर्ल्ड पे कौन से लेवल पर था। और इसी के साथ में बेटा हम 7th पॉइंट देखेंगे री इंडस्ट्रियलाइज इन इंडिया। तो मतलब इंडिया में इंडस्ट्रीज को लेकर, प्रोडक्शन को लेकर क्या क्या डिसीजन किए गए थे, इसको कैसे बदला गया था, इसके रूप को कैसे चेंज किया गया था, ताकि इसका पूरा बेनिफिट हमारे जो इंडियन पीपल है वो उठा सके, जो बिजनेसमैन है उनको इसका फायदा मिले। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर हम ट्रेड एंड कॉमर्स की हिस्ट्री के 6th पॉइंट के बारे में बात करें, तो उस 6th पॉइंट में बेटा हम पोजीशन ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब फर्स्ट सेंचुरी से लेकर 1991 तक हमारे इंडिया की जो कंडीशन थी वो कैसी हुआ करती थी, या जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो किस तरह की हुआ करती थी। अगर हम बात करें फर्स्ट पॉइंट की, तो इसमें लिखा हुआ है बिटवीन फर्स्ट एंड 7th सेंचुरीज इंडिया कवर्ड अबाउट 1/3 और 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स वेल्थ। तो विश्व में जितने भी देश हुआ करते थे पहले, तो उनका 1/3 और 1/4 जो हिस्सा था दौलत का या पैसों का, वो बेटा इंडिया के पास हुआ करता था। और ये कंडीशन कब थी इंडिया की? तो बेटा ये कंडीशन थी फर्स्ट सेंचुरी से लेके 7th सेंचुरी तक। तो जरा सोचिए बेटा, इतना बड़ा हिस्सा, मतलब देख लो अपना जो इंडिया था वो फर्स्ट और 7th सेंचुरी के बीच में इतना अमीर था कि पूरे विश्व की दौलत का तीसरा हिस्सा या चौथा जो हिस्सा है ना वो हमारे देश में हुआ करता था। अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट की, तो इसमें बेटा द कंट्री वाज आल्सो कॉल्ड एज स्वर्ण भूमि एंड स्वर्ण द्वीप। और इसी की वजह से, क्योंकि इंडिया के पास में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, इस वजह से हमारे इंडिया को पहले के जो लोग थे वो क्या कहकर बुलाते थे? स्वर्ण भूमि या फिर स्वर्ण द्वीप। अगर बात करें थर्ड पॉइंट की, तो इसमें लिखा हुआ है बेटा कि मैनी ट्रेवलर्स लाइक मेगास्थनीज, जुआनजेंग एंड इब्न बतूता also wrote about Indian prosperity in their books। तो बेटा बहुत से ट्रेवलर हुआ करते थे, मतलब कुछ बंदे थे जिनको शौक था घूमने फिरने का पुराने जमाने में, तो जब भी वो किसी जगह पर पहुंचते थे तो वो अपनी बुक्स में जरूर लिखा करते थे। तो ऐसे ही ट्रेवलर, तो ऐसे ही यात्रियों की अगर हम बात करें ना, तो बेटा उसमें फर्स्ट नंबर पर आता है मेगास्थनीज, उसके बाद में जुआनजेंग, और उसके बाद में बेटा इब्न बटूता का नाम जरूर आता है। तो इन्होंने भी बेटा अपनी बुक में इंडिया की प्रॉस्पेरिटी के बारे में, मतलब इंडिया कितना समृद्ध था, कितनी धन दौलत थी, तो इन सब बातों का जिक्र उन्होंने अपनी बुक्स में किया है। किन्होंने? मेगास्थनीज ने, जुआनजेंग ने और इब्न बतूता ने।
यदि हम वर्ल्ड इकोनॉमी में इंडिया की पोजीशन की बात करें तो उसका जो फोर्थ पॉइंट है बेटा वो ये है कि द प्री कॉलोनियल पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री वाज एन एज ऑफ प्रॉस्पेरिटी फॉर इंडियन इकोनॉमी। यदि हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें ना, मतलब भारत में रहने वाले जो लोग थे उनकी सिचुएशन, उनकी कंडीशन कैसी थी, तो बेटा वो बहुत ही प्रॉस्पर थे, मतलब बहुत अमीर थे, बहुत ही समृद्ध लोग हुआ करते थे। लेकिन ये कंडीशन कब तक थी? प्री कॉलोनियल पीरियड तक। अब ये प्री कॉलोनियल पीरियड क्या है कि भाई जो अंग्रेज लोग थे 18th सेंचुरी में हमारे इंडिया पर उन्होंने अटैक किया था या उन्होंने कंट्रोल कर रखा था पूरे इंडिया को, तो उससे पहले का जो टाइम था उसको बेटा हम प्री कॉलोनियल पीरियड कहते थे। अगर बात करें फिफ्थ पॉइंट की तो इसमें क्या था बेटा कि इनिशियली यानी कि शुरुआत में यूरोपियंस केम हियर टू प्लंडर। जो यूरोपियन लोग थे ना, बिजनेसमैन हुआ करते थे, वो बेटा इंडिया यहाँ पे आया करते थे, लेकिन उनका मकसद यही था कि इंडिया को लूटना। तो प्लंडर का मतलब क्या होता है? लूटना। बट आफ्टर सम टाइम दे स्टार्टेड टू ट्रेड विद इंडिया, लेकिन उसके कुछ समय बाद में उन्होंने इंडिया से व्यापार करना शुरू कर दिया इन रिटर्न ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, क्योंकि इंडिया के पास में गोल्ड और सिल्वर की बेशुमार दौलत थी बेटा। तो इस वजह से यानी कि गोल्ड और सिल्वर को लेने के लिए वो जो यूरोपियन लोग थे वो इंडिया के साथ में बिजनेस करना शुरू कर दिए। अगर हम बात करें सिक्स्थ पॉइंट की तो उसमें लिखा हुआ बेटा डेस्पाइट ऑफ ग्रोइंग कॉमर्शियल सेक्टर, मतलब हमारे इंडिया में क्या था, कमर्शियल जो सेक्टर था ना वो तो बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहा था, मतलब बिजनेसमैन अपना बिजनेस बढ़िया तरीके से कर रहे थे, बट इंडिया वाज फार बिहाइंड फ्रॉम वेस्टर्न यूरोप। लेकिन बेटा कुछ मामलों में जो इंडिया था ना वो पश्चिमी यूरोप से काफी पिछड़ा हुआ था। और वो किन मामलों में पिछड़ा हुआ था? टेक्नोलॉजी के रूप में और इनोवेशन के रूप में। मतलब हमारे इंडिया में प्रोडक्शन के लिए जो नई नई टेक्नोलॉजी थी ना, तकनीकों का विकास हुआ नहीं था, और यहाँ पर किसी के दिमाग में बेटा इनोवेटिव आइडियाज भी नहीं आया करते थे। अब नहीं आने का मतलब ये है कि उनको ये नहीं पता था कि हम किसी भी चीज को बेहतर तरीके से दूसरे रूप में कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह के जो इनोवेटिव आइडियाज थे वो भी हमारे लोगों के पास नहीं थे, बिकॉज ऑफ लेक ऑफ एजुकेशन। और आपको पता है पुराने जमाने में इंडियन जो पीपल थे, जो इंडिया के लोग थे ना, उनमें एजुकेशन रेट भी काफी कम हुआ करती थी। पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा भाग बेटा अनएजुकेटेड था या बहुत कम पढ़ा लिखा था। तो बेटा जैसा कि हमने डिस्कस किया था अभी कि प्री कॉलोनियल पीरियड था ना, उससे पहले तक तो बेटा जो इंडियन इकोनॉमी थी ना वो काफी प्रॉस्परस थी। लेकिन जैसे कॉलोनीज का आना हुआ, कॉलोनीज का मतलब जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने इंडिया में आना शुरू किया, धीरे धीरे तो बेटा वो भी बिजनेस के मकसद से आए थे, लेकिन बाद में उन्होंने पूरे इंडिया पर अपना कब्जा जमा लिया। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि व्हाट हैपेंड आफ्टर ब्रिटिश एम्पायर, कि जब ब्रिटिश लोग यहाँ पर आए थे, उनका शासन यहाँ पे चला करता था, तो उसके बाद में बेटा इंडिया के साथ क्या हुआ। तो चलिए देखते हैं इसको। वैसे बेटा ये जो टॉपिक है ना, व्हाट हैपेंड आफ्टर ब्रिटिश एम्पायर, तो ये भी बेटा पोजीशन ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड इकोनॉमी का ही हिस्सा है, लेकिन इन जो 3 पॉइंट्स को मैंने इस हेडिंग के अंतर्गत लिया है ताकि आप अच्छी तरह से चीजों को समझ पाएं। यदि हम बात करें 7th पॉइंट की तो इसमें लिखा हुआ है द ब्रिटिश एम्पायर बिगेन टू टेक रूट्स इन इंडिया इन द मिड 18th सेंचुरी, कि जो ब्रिटिश एम्पायर थे, ब्रिटिश जो लोग थे, ब्रिटिश साम्राज्य था, वो बेटा 18th सेंचुरी में मतलब 18वीं शताब्दी के लगभग बीच में उन्होंने इंडिया में अपनी जड़ें जमाना शुरू कर दिया। मतलब ये था कि वो इंडिया में आना शुरू हो गए थे। एंड 8th पॉइंट हमें ये कहता है कि लेक ऑफ फ्रीडम। अब होना क्या था, क्योंकि शासन किसका चल रहा था बेटा, ब्रिटिश एम्पायर का, तो हमारे लोगों में बेटा फ्रीडम की बहुत कमी थी, हमें ज्यादा आजादी नहीं दी गई थी उस दौरान। नो साइंटिफिक रेवोल्यूशन, कोई भी इस तरह की क्रांति नहीं जो कि वैज्ञानिक रूप से खरी उतरी हो। लिमिटेड रीच टू एजुकेशन, लोगों को ज्यादा शिक्षा देने का अधिकार भी नहीं था, लोग कम पढ़े लिखे थे। एंड प्रेफरेंस टू मशीन ओवर मैनुअल स्किल्स, और जो पुराने जमाने में जो अनपढ़ लोग थे, जो अपने हाथों से अलग अलग तरह के काम किया करते थे, मटकी बनाना या इसी तरह के जो लघु उद्योग के जो काम थे ना, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज वाले काम होते हैं जिनसे कि अपना वो जीवन बसर किया करते थे, तो इस तरह के जो लोग थे उनके मैनुअल स्किल को दबाकर उन्होंने मशीनों के प्रयोग को ज्यादा महत्व समझा। तो इन सभी चीजों ने क्या किया बेटा, मेड इंडिया ए कंट्री, मतलब इंडिया को एक ऐसा देश बना डाला विच वॉज प्रॉस्परस। नो डाउट बेटा इंडिया के पास में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा थे, मतलब ये जो देश था ना वो वास्तव में प्रॉस्परस तो था, बट विद पीपल हु वर पुअर। लेकिन वो ऐसे लोगों का देश था जो वास्तव में देश के हिसाब से बात करें तो वो बहुत अमीर था, मतलब वहां पर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा था, लेकिन वहां पर रहने वाले जो लोग थे ना वो काफी गरीब थे। अब ये कंडीशन क्यों आई, क्योंकि जितना भी धन दौलत था वो सब का सब बेटा ब्रिटिश एम्पायर ने लूट लिया था, उन्हीं का शासन चला करता था।
अगर हम बात करें 9th पॉइंट की, तो इसमें लिखा हुआ है बेटा, दे यूज्ड द रेवेन्यूज ऑफ प्रोविंसेस, मतलब जो भी हमारे स्टेट हुआ करते थे, जितने भी हमारे राज्य थे पुराने जमाने में, उनसे जितने भी इनकम हुआ करती थी ना, उन सारी इनकम को वो हड़प लिया करते थे और वो उन इनकम का इस्तेमाल बेटा टू बाय इंडियन रॉ मटेरियल्स एट चीपर प्राइस, हमारे ही भारत के जो रॉ मटेरियल थे, कच्चे सामान थे, उनको बड़े सस्ते दामों में उस पैसे से खरीदा करते थे। किस पैसे से? जो कि उनकी मेहनत का नहीं था, हमारे ही स्टेट का पैसा था। एंड सोल्ड फिनिश्ड गुड्स इन इंडिया एट हायर प्राइस। और बेटा उन्होंने क्या किया फिर बाद में, रेलवे जो पटरियां हैं वो बिछा दी, तो उन रेल का इस्तेमाल कैसे किया करते थे, इंडिया से कच्चा माल ले जाया करते थे अपने देश में, और फिर बेटा वहां पर बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग करके उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया करते थे, मतलब ऐसी चीजों में बदल दिया करते थे जिसको कि लोग फाइनली खा सके। और जो इस तरह का फिनिश गुड्स था ना, वो हमारे भारत में आकर ऊंचे दामों में बेचा करते थे। तो इस तरह की कुछ कंडीशन उन्होंने हमारे देश के साथ में कर दी थी। अब यदि बेटा हम ट्रेड एंड कॉमर्स की हिस्ट्री का जो लास्ट पॉइंट देखें ना, तो वो है बेटा पॉइंट नंबर 7, तो उसका नाम है री इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। तो बेटा इस पॉइंट में हम ये पढ़ेंगे कि जैसे हमारे देश को आजादी मिल गई, तो उसके बाद में जो इंडियन गवर्नमेंट थी ना, उसने इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट करने के लिए क्या क्या किया। तो चलिए बेटा फर्स्ट पॉइंट को पढ़ लेते हैं। After independence, the first 5-year plan was implemented in 1952। और बेटा इंडिपेंडेंस जैसे ही हुआ हमारा देश, उसके बाद में जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो 1952 में शुरू की गई, विच एम्ड, और इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, टू एस्टेब्लिश इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज की स्थापना करना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के साथ साथ में बेटा जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज थी उनका इस्तेमाल करना, उनको डेवलप करना, साथ में जो बेटा जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस थे उनको भी इम्प्लीमेंट करना या उनको शुरू करना था। एंड टू लॉन्च न्यूक्लियर प्रोग्राम्स, इसी के साथ में जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स थे उनको भी लॉन्च करना इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें ना, तो इसमें यह लिखा हुआ है कि 1991 में इंडिया ने एलपीजी को इंट्रोड्यूस किया। अब एलपीजी की फुल फॉर्म तो आप जानते ही हो, एल का मतलब लिबरलाइजेशन, पी का मतलब प्राइवेटाइजेशन एंड जी का मतलब ग्लोबलाइजेशन। अब लिबरलाइजेशन का मतलब क्या था कि हमारे देश में जितने भी इंडस्ट्रीज थी ना, उनको आप आसानी से शुरू कर सकते हो, ज्यादा आपको फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं थी और आपको बार बार गवर्नमेंट ऑफिसेज के चक्कर भी नहीं काटने पड़े। और पी का मतलब यहाँ पे है बेटा प्राइवेटाइजेशन, मतलब ये था कि कुछ ऐसे गवर्नमेंट सेक्टर थे जिनकी दशा बहुत बेकार थी, तो उनको अच्छी तरह से उभारने के लिए, उनमें अच्छी तरह से काम चल पाए, तो उन्होंने क्या किया, जो कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स थे ना, उनको प्राइवेट हाथों में सौंप दिया, ताकि जो प्राइवेट लोग हैं वो मिलकर उस डिपार्टमेंट को और ग्रो करने की कोशिश करें। अगर जी की बात करें तो जी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये था कि हमारे देश में जितनी भी चीजें बनी हुई थी, अब हम उनको विदेशों में एक्सपोर्ट कर सकते थे और विदेशों से जो भी आइटम थे वो हम अपने देश में इंपोर्ट कर सकते थे। अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट बेटा ये है कि मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया एंड डिजिटल इंडिया, जो 3 स्कीम थी ना, वो मोदी गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दी है। बेटा मेक इन इंडिया का मतलब ये था कि हमें केवल उन्हीं चीजों को ज्यादा महत्व देना है जो हमारे देश में बनी हुई हो। उससे क्या होगा कि हमारे देश के लोगों को रोजगार मिलेगा और हमारे देश की जो जीडीपी है वो ग्रो करने लगेगी। अगर स्किल इंडिया की बात करें तो बेटा यहाँ पे इसका मतलब ये था कि भाई देखो, गवर्नमेंट जॉब है ना, वो सबके लिए अवेलेबल तो है नहीं, तो गवर्नमेंट ने सभी पब्लिक को क्या कहा कि भाई आपको अपने अंदर जो स्किल है, जिसमें आपकी रुचि है, उसी को आप अपना पेशा बनाइए या उसी चीज को आप अपना काम धंधा बनाइए, ताकि आप उस काम को बड़े इंटरेस्ट से कर पाएं और ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएं। अगर डिजिटल इंडिया की बात करें तो जो भी हम गवर्नमेंट ऑफिसेज के चक्कर काटा करते थे ना, डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए या वेरीफाई करवाने के लिए, अब वो समस्या दूर हो गई थी। अब आपको ऑनलाइन ही ये सब फैसिलिटीज मिलने लगेंगी। तो बेटा ये जो मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया, इन सब स्कीम को लाने का मकसद यही था कि भाई जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है ना, उसको जल्द ही बूस्ट मिले, मतलब हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है बहुत ही जल्द ग्रो करने लग जाए। तो उम्मीद है बेटा आपको वर्ल्ड इकोनॉमी में इंडिया की पोजीशन क्या थी और इसी के साथ में जो ये री इंडस्ट्रियलाइजेशन था इंडिया में, इसके बारे में आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा। यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो बेटा आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिए। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस आपकी स्क्रीन पर रेगुलर आते रहें तो बेटा इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।